डन। ओके, वैसे कल लास्ट क्लास में जो हम काम कर रहे थे तो छोटा सा पार्ट वैक्यूल्स बच गया था लास्ट क्लास में, तो मैं आपके साथ वैक्यूल्स वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस में जो थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगा आज, और थोड़ा सा आपको बताऊँगा आप लोगों ने जो एग्जाम्पलर मैंने आपके नोट्स में डाली हुई है उसमें से कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टडी करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। फाइन, पेज नंबर 12, वैक्यूल्स। ये छोटा सा टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था सारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड्स, उसी का एक पार्ट रह गया था वैक्यूल्स। फाइन, पेज नंबर 12। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। स्टोरेज सैक मतलब जिसके अंदर स्टोर करा जा सके, जैसे कोई पाउच हम बोलते हैं, हम पाउच में कोई चीज डाल के रख सकते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी में ये स्टोरेज सैक्स है जो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। फाइन, ये एनिमल सेल्स में छोटे साइज में होते हैं और प्लांट सेल्स में बड़े साइज में होते हैं। देखो, दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स एंड लार्ज साइज इन प्लांट सेल्स। इनके फंक्शंस, इनका पहला फंक्शन है कि ये एक सेल को रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल एज वेल एज टर्जिडिटी। टर्जिडिटी याद है हमने किया था, एक सेल जब वाटर को गेन करेगा तो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, जब वो बड़ा होएगा तो एक सेल वॉल उसको एक लेवल पे आके और बढ़ने से रोक देगी ताकि सेल बर्स्ट ना कर सके, दैट इज टर्जिडिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। दे स्टोर मेनी सब्सटेंसेस, ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, लाइक एमिनो एसिड, शुगर एंड ऑल। एमीबा में फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम्स दैट एमीबा हैज कंज्यूम्ड। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा एमीबा के बारे में। एमीबा जो भी खाना खाता है, एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो जो भी खाना खाता है वो फूड वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है क्योंकि ये स्टोरेज सैक्स होते हैं। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दे हेल्प इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट। किसी सेल के अंदर अगर पानी ज्यादा आ गया या वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुए तो उसको सेल से बाहर निकालने के प्रोसेस को भी वैक्यूल्स करते हैं। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्यूल्स। 2 पॉइंट्स की क्या होते हैं, कहां पे होते हैं, एंड देन 2-3 फंक्शंस इसके। ओके फाइन, तो मैं समराइज करता हूं सारा का सारा जो मैंने सेल ऑर्गेनल्स कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स लाइसोसोम्स को बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम्स को बोलते हैं, किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ओके, फिर पेज नंबर 13 पर मैंने आपको 2 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, पहला ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स के बारे में और दूसरा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैं लाइन टू लाइन पढ़ता हूं। Organs, they are found in multicellular organisms and organelles are found in eukaryotic cells. जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मैंने बताया था न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड, पुअरली डिफाइंड होता है, यूकैरियोटिक में अच्छे से डिफाइंड होता है। मैं ये दोबारा अभी एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन में फिर से डिफरेंस आएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो भी डिस्कस करता हूं। आई रिपीट, ऑर्गन्स they are found in multicellular organisms whereas organelles are found in eukaryotic cells. Organs are large size and macroscopic. Organs बड़े बड़े होते हैं और properly दिखते हैं, macroscopic. Fine. जबकि organelles are very small sized, either microscopic और sub microscopic, या तो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं या कंपाउंड और हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही नजर आ पाते हैं। Organs they may be external or internal. ऑर्गन्स हमारी बॉडी के इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी, जैसे हमारी बॉडी में किडनीज, लिवर इंटरनल ऑर्गन्स हैं और हमारे हैंड्स, लेग्स ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जबकि ऑर्गेनल्स मोस्टली इंटरनल होते हैं। ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू ऑफ सेल एंड सेल ऑफ ऑर्गेनल्स। ये तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। सेल, कुछ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, कुछ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। फाइन, जबकि सेल ऑर्गेनल्स में An organelle is made up of micromolecules and macromolecules. Organelle बनता है माइक्रो, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या थोड़े बड़े मॉलिक्यूल से।
Organs coordinate to form organ system, while organ system form body of organism. Organs मिलके बनाते हैं organ system और फिर वो organism. ये पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि कुछ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो वही लिखा हुआ है, ऑर्गन इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम जाके प्रॉपर्ली पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा. ऑर्गेनल्स में आएगा दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस सेल. ना सेल्स को प्रोड्यूस करना, सेल्स का काम करना, वो सारा का सारा काम ये ऑर्गेनल्स मिलके करते हैं. जैसे मैंने डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ और काम है, लाइसोसोम्स का कुछ और काम है. ये सारे मिलके काम करते हैं तो सेल अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. फाइन, ओके. सेकेंड डिफरेंस गिवन है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में. एनिमल सेल दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, जबकि प्लांट सेल है जनरली लार्जर. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, डिस्कस किया था हमने, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है. एनिमल सेल में एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ यूग्लिना नो एनिमल सेल प्रोसेसेस प्लास्टिड्स. नो, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेप्शन है. किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता एक्सेप्ट यूग्लिना, और प्लांट सेल इनमें प्लास्टिड्स होते हैं. एनिमल सेल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मेनी, स्मॉल एंड टेम्पररी. वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, टेम्पररी होते हैं, जबकि प्लांट सेल में मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल. एक तो उनके वैक्यूल्स परमानेंट होते हैं और बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं. एनिमल सेल दे हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी apparatus. एनिमल सेल में गोल्जी apparatus स्ट्रांग होता है, अच्छे से डेवलप्ड होता है, जबकि प्लांट सेल्स में गोल्जी apparatus अच्छे से डेवलप नहीं होता और उसको हम डेक्टोजोम बोलते हैं. फाइन. और एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स होते हैं. एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स नहीं होते. ये सेंट्रोजोम, ये सेंट्रियोल्स, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा अभी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. पेज नंबर 14 पर आओ. दो डायग्राम्स बने हुए हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि आप एनिमल सेल का डायग्राम बनाओ और एनिमल सेल के बारे में बताओ, या फिर प्लांट सेल का डायग्राम बनाओ और प्लांट सेल के बारे में बताओ. तो ये डायग्राम्स, दोनों ही डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से करिएगा. फाइन, ओके. फिर आते हैं पेज नंबर 15 हमारी बुक्स का. इसमें ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं. जो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, जो हमने ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस कर लिए हैं, उनको छोड़ के जहां पे कुछ अलग चीजें आएंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. जैसे पहला क्वेश्चन था हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, हमने ऑलरेडी किया हुआ. व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये भी किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल. दिस इज इंपॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये किस तरह से सेल की बॉडी में आते हैं और किस तरह से डिफ्यूज होते हैं. सपोज करो ये एक सेल है, हमने ऑक्सीजन इनटेक किया, वी इनहेल ऑक्सीजन, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा. इसका मतलब सेल के आसपास ऑक्सीजन ज्यादा होएगा और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है. हमने किया था डिफ्यूजन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, सेल की बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है, तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन सेल की बॉडी में चला जाता है. डिफ्यूजन से ऑक्सीजन सेल की बॉडी में चला जाता है. आई रिपीट, व्हेन वी इनटेक ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, सेल में कम होगा, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ज्यादा वाला ऑक्सीजन सेल की बॉडी में चला जाएगा और सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाएगा. जब ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, सेल फंक्शंस करेगा. जब सेल फंक्शन परफॉर्म करेगा तो सेल की बॉडी में CO2 प्रोड्यूस होगा, और सेल की बॉडी के बाहर CO2 कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और सेल की बॉडी के अंदर CO2 ज्यादा है. सेल की बॉडी के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन आने के बाद सेल ने काम किया, डाइजेस्ट किया या कुछ चीजें ब्रेक करी, और उसकी वजह से सेल की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ. सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगा एंड देन हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा. दिस इज द प्रोसेस हाउ cells intake and exit this carbon dioxide and oxygen. I repeat,
जब हम ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, सेल्स की बॉडी में ऑक्सीजन कम है, हमने इनटेक किया, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, वो ऑक्सीजन सेल की बॉडी में चला जाएगा, सेल फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगी एंड हमारे नॉस्ट्रिल से हम बाहर निकाल देंगे बॉडी से। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। ये पेज नंबर 16 पर डिफरेंस गिवन है आपका। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज whereas यूकैरियोटिक सेल आर जनरली लार्ज। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन इज नॉट डिफाइंड, जो न्यूक्लियस होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, अच्छे से डिफाइंड नहीं होता, एकदम सेंटर पे नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जो मैं पढ़ा रहा था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन लाइसोसोम्स एंड देन ईआर, ये सब चीजें एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में ये सब के सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप नहीं होते हैं और पुराने वाले सेल्स होते हैं, बहुत पुराने जो थे, और यूकैरियोटिक सेल्स आजकल के ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोल सकते हैं मेनली कि वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं और वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। याद करने का थोड़ा सा आसान सा तरीका, प्रोकैरियोटिक, पी से प्रोकैरियोटिक, अगर मैं हिंदी में पुराना वर्ड बोलूं तो वो भी पी से स्टार्ट होगा, पुराना। सो लाइक वी कैन लर्न इट लाइक दिस कि जो पुराने वाले सेल्स से, पुराने वाले मतलब जो अच्छे से डेवलप नहीं है, जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, जिनमें क्रोमोसोम नहीं है, वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और जो एडवांस सेल्स हैं वो सारे के सारे हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो हमने कल डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनकी बॉडी में अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। फाइन, दे कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स ऑन देयर ओन। अगला क्वेश्चन है if the organism of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर किसी सेल का ऑर्गेनाइजेशन किसी फिजिकल टकराने की वजह से या किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से खराब हो जाए तो क्या होगा? मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी कभी सेल में कोई डिस्टर्बेंस आती है, फिजिकल या केमिकल, बेसिकली केमिकल डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होती हैं, तो जब भी कभी सेल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो लाइसोसोम्स, जिनको जो स्टार्वेशन के टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे वो बर्स्ट कर जाएंगे और बर्स्ट करके सेल को ही खाना स्टार्ट कर देंगे एंड इवेंचुअली सेल भी खत्म हो जाएगा और लाइसोसोम्स क्योंकि उसके अंदर रहते थे दे विल आल्सो डाई, इसीलिए उनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही है व्हाई आर दे नोन एज सुसाइडल बैग्स? अगेन सेम आंसर कि वो बर्स्ट कर जाते हैं, वो जिस सेल में होते हैं उसी सेल को खाना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन सेल एज वेल एज दे डाई, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। उसके बाद वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? तो बेसिकली प्रोटीन कौन बनाता है? कल डिस्कस किया था ना, राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन, तो राइबोसोम्स मेनली वो हैं जो प्रोटीन्स को बनाएंगे। फिर अगला वाला क्वेश्चन है प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, वो भी अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन? ऑलमोस्ट सेम आंसर है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो सेम वही काम होगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से क्रैक हो जाती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से बर्स्ट हो जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बर्स्ट करने का मतलब है सेल की आउटर कवरिंग बर्स्ट हो गई, सेल की जो सिक्योरिटी थी एक तरह से बर्स्ट हो गई, वो भी बर्स्ट कर जाएगा। उससे बर्स्ट करते ही लाइसोसोम्स खाना स्टार्ट कर देंगे एंड देन द सेल विल डाई। मैं वर्ड टू वर्ड रीड कर रहा हूं। द रप्चर or breakdown of cells plasma membrane indicates that the cell is damaged and in such a condition the lysosomes or damaged cells may burst and the digestive enzyme present inside these lysosomes would digest their own cell. This will result in the death of the cell. ठीक है? Next question है what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? तो Golgi apparatus का मेन काम क्या होता है? वो स्टोर करता है चीजों को, मॉडिफाई करता है, फिर वो उन चीजों की पैकेजिंग करके रखता है। तो अगर गोल्जी apparatus ही नहीं होगा तो ये सारे के सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। सिंपल देखो, द फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन,
packaging of products or vesicles. If there was no Golgi apparatus for a cell, then all sort of storage, modification, packaging and discharge material within the cell would be impossible. सारे के सारे काम खत्म हो जाएंगे अगर हमारी बॉडी में Golgi apparatus नहीं होगा तो. फाइन. फिर लिखा हुआ which organelle is always powerhouse cell? Mitochondria, हमने पहले ही पढ़ा था. फिर why do lipids and proteins constituting cell membrane get synthesized? ओके, आगे लिखा हुआ है where do lipids and proteins constituting cell membrane get synthesized? तो हमने कल किया था लिपिड्स एंड फैट्स SER बनाते हैं और प्रोटीन्स RER बनाते हैं. फाइन. RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम्स होंगे जो प्रोटीन्स बनाएंगे, और SER इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स एंड फैट्स बनाते हैं. फिर हाउ डज एमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई माउथ नहीं होता, जिसका कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता. होता क्या है? एमीबा पानी में होता है. जब ये पानी में देखता है कि कोई फूड इसके आसपास है तो ये अपनी शेप चेंज कर लेता है. कुछ अपनी शेप को इस तरह से बना लेता है कि इसके यहाँ पे एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है. ये कुछ अपनी शेप को ऐसा करता है कि एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाए ताकि फूड को ये एंगल्फ कर सके. टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं और फूड को फिर एंगल्फ कर लेता है. ये जो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसको बोलते हैं सूडोपोडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये बनाता है हम इसको बोलते हैं सूडोपोडिया. तो एमीबा हैज नो माउथ फॉर इनटेक ऑफ फूड. एज सून एज इट सीज फूड नियर बाय इट चेंजेस इट्स शेप and forms a temporary finger-like projection to engulf the food. और फूड को engulf कर लेते हैं और इसकी बॉडी में जाके फूड एक वैक्यूल में स्टोर हो जाता है. देखो, amoeba feeds on microorganisms like planktons which float on water. planktons बोलते हैं microorganisms को. It develops false feet or pseudopodia to surround the food. Finally captures the food within a sac-like structure called the food vacuole inside which digestion of food takes place. Fine. उसके अंदर वो उसको इंटेक कर लेता है और उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट कर देता है. ऑस्मोसिस क्या होता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पेज नंबर 18 पे हमने डायग्राम दिए हुए हैं आपको एमीबा का कि कैसे शेप करता है, कैसे सूडोपोडिया बनाता है और कैसे वो इंटेक करता है फूड को. अच्छा, अब आपकी बुक में चैप्टर नंबर 18 पर आकर तो पहले नोट्स थे सारे, उसके बाद एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन इंटेस्ट क्वेश्चंस थे. अब पेज नंबर 19 ऑनवर्ड्स आपकी बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं. पिछले कुछ सालों से एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा आती है. एग्जाम्पलर तब जनरली टीचर्स देते हैं जब पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई सेट करना होता है उन्हें. हालांकि इस बार जैसी कंडीशंस चल रही हैं कि हम स्कूल में भी और ट्यूशंस में भी हम ऑनलाइन एजुकेशन पे जा रहे हैं तो चांसेस आर लेस कि हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे हाफ ईयरली तक. बट देन ऑल्सो हमें प्रिपेयर तो करना ही है प्रॉपर्ली कि इन केस अगर आ भी जाए तो हम प्रिपेयर रहें. इसलिए पेज नंबर 19 ऑनवर्ड्स, 19 से लेकर के पेज नंबर 25 तक ये 6-7 पेजेस में हमने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस डाले हुए हैं. मैं आपके साथ ये वाले सारे क्वेश्चंस भी किसी एक वीडियो में डिस्कस करूंगा. अभी मैं जो बोल रहा हूं आपने वो जरूर करना है. इन 6-7 पेजेस में जितने क्वेश्चंस 1 मार्क वाले हैं जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम्स है, ट्रू फॉल्स है, वो क्वेश्चंस आपने लर्न करके रखने हैं कि मैं टेस्ट लूंगा तो मैं ये सब चीजें पूछूंगा आपसे. ये सारे के सारे क्वेश्चंस पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमने अपनी बुक में दिया हुआ है. 16 तक के क्वेश्चंस आपने ये करने हैं 1 to 16. उसके बाद आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये मैच द कॉलम्स वाला है. फिर क्वेश्चन नंबर 28, ये फिल इन द ब्लैंक्स है. तो ये आपको क्वेश्चन साथ साथ याद करने हैं. आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 16, फिर क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 28. फाइन, थैंक यू.